अमेरिका के लॉस एंजलिस में आज ग्रैमी अवार्ड्स का ऐलान किया गया। म्यूजिक जगत के इस सबसे बड़े सम्मान में भारत का परचम लहराया। सिंगर शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया को ये सम्मान हासिल हुआ है। Thank you God, family, friends and India. We are proud of you, India. भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में शानदार सफलता हासिल की है। भारतीय फ्यूजन बैंड शक्ति को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। Thank you, परिवा, thank you. भारत के 4 संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। Thank you. शक्ति एल्बम के लिए 4 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड मिला। शंकर महादेवन और उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रैमी अवार्ड से नवाजी गए। सिल्वा गणेश विनायक राम और गणेश राजगोपालन भी ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया भी प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए हैं। शंकर महादेवन और उनकी टीम के सदस्य ग्रैमी अवार्ड समारोह में मौजूद थे। अवार्ड मिलने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। Thank you boys and thank you God, family, friends and India. We are proud of you, India. Last but not the least, this award is dedicated. I'd like to dedicate this award to my wife, whom my every note of music is dedicated to you. Love you. Bureau Report, Good News Today. And thank you God. और अब बात खूबसूरत वादियों में सैलानियों को मिलने वाली सौगात की। जिस बर्फ की कमी पूरी जनवरी में महसूस की गई, फरवरी ने उस कमी को पूरा कर दिया। पहाड़ इस वक्त बर्फ की चादर से पटे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और कश्मीर तक केवल और केवल सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। शिमला बर्फ से ढका है और यहाँ सैलानियों के लिए बर्फ किसी तोहफे से कम नहीं। हालांकि इस बर्फ की वजह से कई दुश्वारियां भी हैं, लेकिन बर्फ को जी भर के देखने वालों के लिए ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। डोडा में जमकर बर्फबारी हुई, कुछ यही हाल करगिल का है। यहाँ भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से गुलमर्ग की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। उत्तराखंड का टिहरी भी बर्फ के श्वेत श्रृंगार से दमक रहा है। सर्द मौसम पहाड़ से कुछ रूठा रूठा सा रहा, लिहाजा जब मौसम था तब बर्फ नहीं थी, और जब बर्फ की विदाई का वक्त आया तो कश्मीर की घाटियों से लेकर उत्तराखंड की वादियों तक रुई के फाहों की मानिंद सफेद हो गई। आपके सामने बर्फबारी के साथ तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फ का साम्राज्य पहाड़ों पे कैसे चारों ओर नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में हिल स्टेशन औली तो पूरी तरह कुदरत के फैलाए सफेद कवर से ढक चुका है। वहीं उत्तरकाशी में मां गंगा का गंगोत्री धाम बर्फबारी से और निखर आया है। टिहरी गढ़वाल में जैसे खेतों में बर्फ उगाई हो, पूरा उत्तराखंड कुदरत की रंग में रंगा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। तो चलिए आपको सबसे पहले लिए चलते हैं चमोली, जहां बर्फबारी के बाद नजारा देखने लायक है। कुदरत जब मेहरबान होती है तो कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। प्रकृति के इस खुश मिजाज अंदाज के दीदार के लिए पर्यटक महीनों इंतजार करते हैं। औली की इन मनमोहक तस्वीरों को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पूरे हिल स्टेशन को सफेद चादर से ढक दिया हो। पेड़ों पर जमी बर्फ नए नए डिजाइन बना रही है, तो मकान और होटलों की छत का श्वेत श्रृंगार भी देखने लायक है। और तो और आसमान से गिरती बर्फ ने होटलों के बाहर पर्यटकों के बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। अब जरा गंगोत्री धाम की रंगत देखिए। मां गंगा का मंदिर पूरी तरह बर्फ से नहाया हुआ नजर आ रहा है। शीतकाल के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और हर्षिल के पास मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा होती है। वहीं टिहरी गढ़वाल में बर्फबारी से गांवों की खूबसूरती देखने लायक है। पहाड़ों पर पुराने जमाने के मकानों की छतों पर जमी बर्फ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सीढ़ी नुमा खेतों पर बिछी सफेद चादर इस हसीन नजारे को चार चांद लगा रही है।
कुमाऊं मंडल के बागेश्वर जिले में बर्फबारी से माहौल सफेद है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी सैलानियों के लिए उत्सव है, लेकिन वहां रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं। बर्फबारी के बाद प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है, ताकि आने जाने वालों को कोई भी परेशानी न हो। औली से कमल नयन सिलोड़ी, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में काफी बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। हम आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी का बर्फोत्सव। वहां भारी बर्फबारी के बीच एक बारात निकली। दूल्हे और बारातियों को बर्फ से पटे रास्तों पे पैदल सफर तय करना पड़ा और इस दौरान वो झूमते गाते नजर आए। इस शादी को आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती बर्फबारी ने खूबसूरत बना दिया। इस शादी की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए कुदरत ने कुछ इस तरह धरती का श्वेत श्रृंगार किया। बर्फबारी ने मौसम के साथ माहौल को खुशनुमा बना दिया। ये शानदार तस्वीरें उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक की हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच दूल्हे समेत पूरी बारात फंस गई। गाड़ियों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए, मगर इसके बाद भी दूल्हा और बाराती बर्फबारी का आनंद लेते दिखे। बर्फबारी के बीच बारात करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर दुल्हन के घर पहुंची। रास्ते में बारातियों ने पहाड़ी वेशभूषा में पहाड़ी गीतों के साथ जमकर डांस भी किया। बारातियों का जोश ऐसा कि उन्होंने बर्फ से पटे रास्तों में दूल्हे को अपने कंधे पर उठा लिया। बाद में 10 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद बारात दुल्हन के घर पहुंची, जहां दोनों ने 7 फेरे लिए। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी से घाटी का माहौल खुशनुमा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के फेमस पर्यटन स्थल गुलमर्ग में तो सैलानियों की बहार है। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में ये किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आता है। बर्फ से ढके पहाड़ पर घुमावदार सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई दिख रही हैं। पेड़ों पर सफेदी चमककर साफ नजर आ रही है। बर्फबारी से पटी सड़कों पर सैलानी गाड़ियों से सुहाना सफर करते हुए दिख रहे हैं। गुलमर्ग में इतनी बर्फबारी हो चुकी है कि मंदिर का कुछ हिस्सा बर्फ से ढक भी चुका है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी के बीच प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी बना हुआ है। पर्यटकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि उनकी मौज मस्ती में कोई खलल नहीं पड़ने दी जाएगी। देखिए, दूधपत्री अप एंड रनिंग है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो, वहाँ पे क्लियरेंस हो, यूस्मर्ग उसकी क्लियरेंस हो, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हो, एवरीथिंग इज रेडी। आप वहाँ पे जाइए और एंजॉय करिए, और बस यही आपको करना है। बाकी सब हमने इंतजाम किए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी के बाद जमीन सफेद हो गई। पेड़ों पर छाई सफेदी का ऐसा रुख दिखा जैसा कोई पेंटिंग हो। इसी तरह जमीन कई फीट मोटी बर्फ में ढकी नजर आई। ऐसे में वहां रहने वाले लोग बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं। कई लोग अपने घरों के आसपास गिरी बर्फ को हटाते भी नजर आए। वो औजारों की मदद से पहले बर्फ को इकट्ठा करते, फिर किनारों की तरफ फेंक देते। इस बीच मुगल रोड का ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें पूरी मुगल रोड बर्फ से ढकी दिखी। भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को फिलहाल गाड़ियों के लिए बंद किया गया है। जम्मू कश्मीर का डोडा भी आसमान से गिरी बर्फ से सजा हुआ देखा गया।
देखकर ऐसा लगता है कि चारों तरफ रुई बिखरी हो। इस बर्फबारी ने वहां के मकानों की सुंदरता को बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, मैदान सड़कें भी सब सफेद हो गई हैं। हरे पेड़ों की वो श्रृंखला जिसे ग्रीन वैली कहा जाता है, उसकी रंगत बदल गई है। इस सीजन में ग्रीन वैली के पेड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। इतना ही नहीं, मकानों के बाहर खड़ी लोगों की कार पर बर्फ का कवर चढ़ चुका है। ऊपर आसमान में बादलों का डेरा है, नीचे कुदरती सफेद चादर। यकीनन ये मनमोहक नजारा कुदरत के सबसे खूबसूरत नजारों में से एक है। हालांकि बर्फबारी से वहां रहने वाले लोगों को कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, जिसके बाद वो लोग औजारों के साथ बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला, कांगड़ा, मंडी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन बर्फबारी का अलर्ट श्रीनगर में भी जारी है और वाकई ये नजारा सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, क्योंकि पर्यटकों को लंबे वक्त से इंतजार था बर्फबारी का। जनवरी में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन फरवरी में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। लद्दाख में जोजिला पास के पास भारी बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया था, लेकिन बेहद कम वक्त में बीआरओ ने सड़क को खोल दिया। बर्फ काटने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियों के जरिए पहले बर्फ को हटाया गया। ये बर्फ हटाने वाली गाड़ियां सड़क पे तेजी से आगे बढ़ती नजर आई और अपने सामने की बर्फ को किनारे लगाती चली गई। फिर एक ट्रक के जरिए सड़कों के ऊपर रेत छिड़की गई ताकि वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में फिसलन ना हो। कारगिल शहर भी भीषण बर्फबारी का सामना कर रहा है। शहर में बर्फ से ढकी सड़कों पे गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, लेकिन सैलानियों की तरह कई बच्चों को आप वहां बर्फ में मौज मस्ती करते हुए देख सकते हैं। हेलो। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने चंबा और लाहौल स्पीति समेत कुछ दूसरे जिलों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैसे पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं। नारकंडा, कुफरी, रोहडू और मनाली में आधा फीट से ज्यादा हिमपात हुआ है। बर्फ से ढके ये पेड़, गाड़ियों की छतों और बोनट पर पड़ी बर्फ। ये नजारा है हिमाचल प्रदेश के मनाली का, जहां सैलानियों का कुछ इस तरह स्वागत हो रहा है। मनाली ही नहीं, नारकंडा और राज्य के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनी हुई हैं। हर तरफ बर्फ की सफेदी। बहुत अच्छा, रिलैक्सिंग है, शांति है और पोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली बात, यू कैन ब्रीथ वेरी वेल यहाँ पे। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने जब, तो बहुत हार्ड था क्योंकि कश्मीर में देखा था। यहाँ अब देखा, यहाँ का अच्छा रहा मेरे लिए, एक्सपीरियंस बहुत गुड था। ताजा बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। हालांकि सैलानी मस्ती में डूबे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत भी बन गई है। कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिन्हें ठीक करने का काम लगातार जारी है। ये लंबा जाम गाड़ियों के टेढ़े मेढ़े खड़े होने से नहीं लगा, बल्कि लाइव बर्फबारी को देखने पहुंचे पर्यटकों की गाड़ियां स्किड हो रही हैं। ऐसे में ये जहां थमी वहीं खड़ी करनी पड़ गई। रास्तों में भी बहुत दिक्कत आ रही है, तो चलने में बहुत, सर स्केटिंग हो रही है। अभी मार्केट आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सर सारा अभी काम पे जाने में भी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, यानी पहाड़ियों पर बर्फबारी बढ़ेगी तो निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको शिमला से आई खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला के खड़ा पत्थर में भारी बर्फबारी हो रही है। हर तरफ बर्फबारी की मोटी चादर है, जहां तक नजर जाए केवल बर्फ ही बर्फ। आलम यह है कि शिमला कश्मीर की तरह नजर आ रहा है और इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। चल और चलिए अब आपको शिमला से आई दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो कहीं निचले इलाकों में ओले पड़ रहे हैं। बर्फबारी का असर ही शिमला की बदलती तस्वीर वहां पर नजर आ रही है। कहीं बर्फबारी है तो कहीं ओले।
देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो वहां रहने वाले लोग हैं उनमें से किसी के घर की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इस छत पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में मेचुका घाटी में शनिवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को बेहद ही आनंद महसूस हुआ। ऐसी मौसम की पहली बर्फबारी देखते हुए लोग यहां पर खिंचे हुए चले आ रहे हैं। इस बर्फबारी में वक्त जरूर लगा, इंतजार लंबा था, लेकिन जब बर्फ आई तो सफेद चादर इस तरह से बिछी के सभी को लुभाने लगी और इस वक्त पर्यटन यहां पर गुलजार है। और चलिए अब आपको बर्फबारी की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर बर्फबारी के बीच रिपोर्टिंग करती 2 बच्चियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 प्यारी बच्चियां कहती नजर आ रही हैं कि अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल कर दिया और बर्फबारी करवा दी, और ये बर्फबारी के उन्हें जन्नत जैसा एहसास भी करा रही है। ये वीडियो को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिसके बाद से वीडियो वायरल है। आप भी देखिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली बर्फ गिर गई है। आप देख हो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो जैसे लग रहा है मैं जन्नत के बीचों बीच बैठी हूँ और मेरे बीचों बीच ये दूध की लहरें हैं, लेकिन ये दूध की लहरें नहीं, बर्फ है। हमें तो आज बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ताला ने आखिरकार मेरी और मेरी बहन की दुआ कबूल कर दी, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं आप चारों तरफ लेकिन ये बर्फ इतनी गहरी है, मैं तो इसके अंदर ही डूब जाऊंगी। जैसे लगता है कि कोई गहरा पानी में हम हैं, गहरे समुद्र में हम हैं। आप मैं व्यू देख सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा देखा बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मुझे भी ऐसी बर्फ चाहिए। कैसा लग रहा है आज बर्फ में? बहुत मजा आ रहा है। सर्दी नहीं लगी? सर्दी तो लगती है, लेकिन एंजॉय तो करना है ना। ठीक। बर्फ में तो बहुत मजा आता है। बर्फ से हमारी कश्मीर की रौनक बढ़ जाती है। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेले में दुनिया के 50 देशों की कला और संस्कृति के रंग दिख रहे हैं। इस बार मेले का थीम स्टेट गुजरात है। हस्तशिल्प में दिलचस्पी रखने वालों को इस मेले का बेहद इंतजार रहा है। सूरजकुंड में सजा है दुनिया का मेला। गीत, संगीत और कला का अद्भुत संगम। 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई है। 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई और इस बार की थीम है खुशबू गुजरात की, यानी इस मेले में गुजरात की खुशबू को दिखाया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम और राज्य इस मेले में अपनी भागीदारी लेकर पहुंचे हैं। इसके अलावा तंजानिया इस मेले में विदेश से पार्टिसिपेट कर रहा है, जो मुख्य देश के तौर पर यहाँ पहुंचा है। अलावा इसके 50 और अलग अलग देशों ने मेले में अपनी भागीदारी निभाई है। अब जब सूरजकुंड मेला लगा है, जहां विदेशों से लोग आते हैं, तो गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहाँ आ पहुंची है। जैसे ही आपकी मेले में एंट्री होगी, आपको यहाँ पर स्वागत करने के लिए हरियाणा के फोक डांसर, फोक सिंगर मिलेंगे। मेले में आने वाले सभी लोगों का यहाँ शानदार तरीके से स्वागत हो रहा है। हरियाणा के फोक डांसर यहाँ अपने पारंपरिक डांस के जरिए लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो गई और हम भी यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर जैसे ही आपकी एंट्री होगी, हरियाणा के लोक नृत्य से आपका स्वागत होगा, क्योंकि हरियाणा में इस मेले का आयोजन होता है। इस बार की थीम है खुशबू गुजरात की, यानी मेले में आपको गुजरात थीम राज्य के तौर पर नजर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर और राज्य नहीं है, आपको और राज्य भी यहाँ नजर आएंगे। नगाड़े और ताशों के साथ आपका स्वागत होगा, जहाँ रागिनी नृत्य करते महिलाएं आपको नजर आएंगी। उनके साथ पुरुष भी कंपेनियन के तौर पर नाचते हुए नजर आएंगे। इस मेले में देश के तमाम राज्यों के रंग बिखरे हैं।
हर राज्य की कला और संस्कृति की झलक इस मेले में आपको दिख जाएगी। और इस बार मेले का थीम स्टेट है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की जो थीम है वो गुजरात पर बनी हुई है, यानी खुशबू गुजरात की। गुजरात टूरिज्म के आपने ऐड तो अब तक टीवी पर खूब देखे होंगे, लेकिन जब इस मेले में आप आएंगे तो आपका स्वागत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से होगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी एक है और यहाँ पर मंदिर का पूरा एक रेप्लिका बनाया हुआ है। और ये बताने के लिए काफी है कि आप गुजरात आप पहुँचे हैं। सबसे खास बात यह है कि गुजरात का पहनावा, गुजरात का नृत्य, यहाँ पर गुजरात की जो कलाकृतियाँ हैं उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम तो मेले में आप पहुँचे हैं, आपको भी मेला दिखाएंगे अपनी आंखों से, अपने कैमरे की आंखों से। तो चलिए गुजरात के अंदर चलते हैं और देखते हैं गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात कहा जाता है और जिस तरह से मेले की थीम है खुशबू गुजरात की, उसमें गुजरात की कितनी खुशबू आ रही है। आइए मेरे साथ। यहाँ हर स्टेट के अलग अलग पवेलियन हैं। गुजरात के हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर यहाँ लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा खान पान से लेकर पहनावा सब कुछ बहुत वाइब्रेंट है। तो हम आ गए हैं खुशबू गुजरात की, इस खुशबू को महसूस करने और जितना हो सके अपने कैमरे के जरिए आपको दिखाने भी कि गुजरात क्या कुछ कह रहा है। जैसे हमारी एंट्री हुई है तो आपको जिस तरह से मैंने कहा था कलाकृतियों की बात की थी, तो यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। आपको फर्नीचर पर नक्काशी नजर आ रही होगी, फर्नीचर पर किया हुआ ये विशेष काम जो है। साथ ही ये जो फ्लावर वास हैं वो आपको बहुत सुंदर से नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा गुजरात में हैंडक्राफ्ट का काम बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई तमाम वो चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में तो काम आती हैं, साथ ही घर को खूबसूरत बनाने का भी काम करती हैं, वो मौजूद है। ये तमाम चीजें आप इस मेले से यहाँ से लेकर जा सकते हैं और ये गुजरात को दिखा रही हैं। और इसके बाद ये जो सेक्शन है पूरा ये हैंडमेड चीजों का ही है, यानी हाथ से बनी चीजों का। मैं कोशिश करूंगी कि किसी स्टॉल के जो ओनर है उनसे भी हमारी बात हो जाए, लेकिन चलिए पहले इधर से गुजरात को देखते हुए चलते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे गुजरात से बने हुए सामान की और हम आप पहुंचे हैं भाई कच्छ, दिल्ली राजधानी और बगल में एनसीआर, और हम आ गए हैं कच्छ। क्या लेकर आए हैं कच्छ से हमारे? का बांधनी है कच्छ का, प्योर गजी सिल्क में साड़ी बनाया है और 7,000 से लेके 9,000 तक का साड़ी है इधर। अच्छा, ये पूरी साड़ी है? हाँ। ये किस तरह की साड़ी होती है? क्योंकि हम जब बात करते हैं सिल्क की तो उत्तर भारत में सिल्क बनारसी सिल्क प्रसिद्ध होता है। ये कैसा सिल्क है? ये प्योर गजी सिल्क है, ये भी बनारस से भी आता है, सूरत में भी बनता है। प्योर गजी सिल्क के ऊपर आता है ये। मुझे ये बताइए केम छो? बस मजामा से। कैसा लग रहा है फरीदाबाद? अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार आए हैं या पहली बार ही आया है? तो अभी तो क्योंकि मेला शुरू ही हुआ है, धीरे धीरे लोग और आना शुरू करेंगे। रिस्पांस कैसा लग रहा है अभी शुरुआती? ठीक लग रहा है रिस्पांस, अभी आगे कैसा लगता है पता नहीं। बिल्कुल, तो देखिए गुजरात से कपड़े आए हैं हमारे लिए। गुजरात की बांधनी साड़ी और गुजरात का सिल्क बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। विकास की राह पर चल जाए, हम आए हैं गुजरात, तो गुजरात में साड़ियां बहुत प्रसिद्ध होती है। ऐसी ही साड़ी की एक दुकान पर चलिए आपको लेकर चलते हैं। सुरेंद्र नगर से आए हैं दादा केम छो? मजामा भाई। साड़ी बहुत सुंदर है, कैसी है ये साड़ी, किससे बनती है? ये पटोला है, गुजरात के ट्रेडिशनल पटोला है। ये गुजरात का फेमस साड़ी है, हेरिटेज साड़ी है और ये डबल इकत साड़ी है। कीमत कितनी है दादा इसकी? ये साड़ी 1,50,000 की है। ये दोनों तरफ डिजाइन बना हुआ है, वार्प एंड वेब, ताना बाना दोनों मैच किया हुआ है इसमें। अच्छा, कितना वक्त लगता है इस साड़ी को बनाने? एक साड़ी बनाने में 8 महीना से 1 साल लग जाता है। देखिए 1 साल का वक्त लग जाता है ये एक साड़ी तैयार करने में, और शायद यही वजह है कि इसकी जो कीमत है वो सामान्य साड़ियों से बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये साड़ी बनाने का मेन खासियत ये कि हमारा फैमिली मेंबर जॉइंट होके काम करते हैं, और ये जो साड़ी है ये एक बुनकर जो बनाता है पूरा साड़ी को खत्म वही करता है। इसमें कोई दूसरा वीवर नहीं बैठ सकता है, यानी एक धागे से पूरी एक ही वीवर को करना पड़ता है, तो दूसरा वीवर। दादा सबसे महंगी साड़ी तो आपने हमें दिखा दी है 1.5 लाख की, लेकिन इसका शुरुआती प्राइस कितना है, यानी स्टार्टिंग रेंज? स्टार्टिंग रेंज है 15,000 रुपया,
दिस वन साड़ी, ये इसे हम पटोला साड़ी के, ये पटोला है, 15,000 की स्टार्टिंग रेट है। इसकी डिजाइन क्या है, 200 साल पुराना डिजाइन है, नारी कुंजर। नारी मीन्स वुमेन, एलिफेंट, कुंजर, ट्री एंड पपेट। ये ट्रेडिशनल गुजरात वो पटोला पहचान जाता है। शानदार ये साड़ियाँ, मैं एक बार कहूंगी कि हम अंदर आकर जरूर देखें क्योंकि साड़ियाँ बहुत सुंदर है। और जब इनकी कीमत की बात करते हैं तो 15,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, 1.5 लाख तक जाती है। और इसकी वजह भी है, जिस तरह से बता रहे हैं कि एक साड़ी को बनने में 8 महीने से 1 साल का वक्त लगता है, यानी एक लंबा वक्त। कारीगरों की बात करें, देखिए अगर जब हम बात 1 साल की कर रहे हैं तो यानी 365 कारीगर पर दिन के हिसाब से। यही वजह है कि साड़ी जो है बहुत महंगी तो है ही, लेकिन बेहद खास और बेहद सुंदर पटोला साड़ी जो गुजरात को और खास बना देती है। और यही वजह है कि मेले की भी थीम है खुशबू गुजरात की। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में तंजानिया पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल हुआ है। इसके साथ ही बोत्सवाना, इथियोपिया, घाना, केन्या, माली और नाइजीरिया जैसे 50 देश मेले का हिस्सा भी बने हैं। गुजरात की गलियों से अब हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय गली, क्योंकि ये मेला अंतर्राष्ट्रीय है तो यहाँ पर 50 देशों ने हिस्सा लिया है। मुख्य देश तंजानिया है, लेकिन हम अब जहाँ मौजूद है ये घाना का लोकप्रिय नृत्य है और घाना का फोक डांस इसको कहा जाता है। वहाँ का ऑथेंटिक डांस जो ये लोग कर रहे हैं और वहाँ का ऑथेंटिक म्यूजिक। यहाँ शुरुआत बांग्लादेश से होती है, बांग्लादेश के बाद आता है घाना। घाना के साथ तंजानिया और दूसरे देशों के कलाकारों ने भी यहाँ अपने हुनर का प्रदर्शन किया। के कई केंद्र हैं। अलग अलग देशों से जो भागीदारी हुई है वो भी यहाँ पर अपना जो ट्रेडिशनल डांस है वो दिखा रहे हैं। ये टोगो का डांस है, वहाँ का फेमस ट्रेडिशनल डांस। एक ग्रुप जिसमें लड़के और लड़कियाँ साथ डांस करते हैं। हमारे देश में जो ढोलक की तरह होता है वो ये लोग बजा रहे हैं और जिसे हम मंजीरा कहते हैं उस तरह का भी इंस्ट्रूमेंट इनके पास है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट अलग है, उसके नाम अलग है, लेकिन जो आवाजें हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती है। हर जगह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक जैसे ही होते हैं और ये यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं जो वहाँ से यहाँ पहुँचकर डांस दिखा रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जो भीड़ है उससे ही अंदेशा लगा सकते हैं। मुझे लगता है पहली बार इतने करीब से कोई विदेशी डांस देख रहे हैं। मजा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं हर साल इधर आती हूँ और हर बार कुछ ना कुछ यूनिक हमें देखने मिलता ही मिलता है। इस बार के मेले में क्या खास देखा? तो डिफरेंट तो हर बार ही होता है, इस बार ये अलग है कि इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि भारत के देश में जितना पार्टिसिपेशन है विदेश से उससे ज्यादा। एग्जैक्टली, इस बार पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा हो रहा है और डिफरेंट कल्चर से इंट्रोडक्शन हो रहा है हम इंडियंस का, सो इट्स अ गुड थिंग ऑन दैट पार्ट। बिल्कुल, और भी लोग हैं, कैसा लग रहा है डांस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेला घूम लिया पूरा? पूरा नहीं घुमा, अभी थोड़ा सा घुमा है। देखिए भारत तो यहाँ पर मौजूद है ही और इसके अलावा विदेशों की इतने अलग अलग देश यहाँ पहुँचे हैं। कितने देश अब तक देखे, क्या अच्छा लगा? अभी तो हम आई हैं, तो अभी ये दूसरा देख रहे हैं। उधर से पहले बांग्लादेश देखा, अभी ये दूसरा देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए डांस के साथ लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं और कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? गुड, मैं भी आया, देख ही रहा हूँ। एक ये कह सकते हैं कि इस पूरे मेले में डांस एक आकर्षण का केंद्र है। जहाँ भी चाहिए, चाहे भारतीय पारंपरिक डांस हो या विदेशों का पारंपरिक डांस, म्यूजिक ये परंपरा को ही दर्शाता है, तो वही हम देख रहे हैं। देखिए मुझे लगता है आर्ट और क्राफ्ट मेले की पहचान भी है। कैसा लग रहा है? अब तो पूरा मेला घूमा है या अभी घूम रहा है? यस, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी अच्छे कल्चर है, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। काफी सबने अपने अपने कल्चर के बारे में पता।
इस मेले में देश और विदेश के 1000 से ज्यादा क्राफ्ट्समैन पहुंचे हैं। इन शिल्पकारों और कलाकारों की काबिलियत को करीब से देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग सूरजकुंड पहुंच रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों की सहूलियत और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सूरजकुंड से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात है रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की। 19 दिन के सफर पे निकली ये ट्रेन अयोध्या और रामेश्वरम जैसी जगहों के दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन में विदेश में रहने वाले 122 भारतीय लोग सफर कर रहे हैं। बीती शाम 7 बजे ये रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई। ये ट्रेन चलता फिरता 5 स्टार होटल है। भारतीय रेल की तरफ से रामायण यात्रा कराई जा रही है। स्पेशल ट्रेन जो है वो एनआरआईज को लेके, जो यूके के हैं, पोर्तुगल के हैं, उन्हें लेके राजधानी दिल्ली से जो है वो अयोध्या जा रहे हैं, फिर वहां से जनकपुर जा रहे हैं, नेपाल से फिर प्रयागराज जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, फिर वापस दिल्ली आएगी यही ट्रेन। इस ट्रेन में क्या क्या खास बात है, इस ट्रेन की क्या खासियत है, जानेंगे डॉक्टर अच्युत सिंह से। ये जो एक विशेष गाड़ी है भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, इस गाड़ी से भी पहले रामायण यात्रा सर्किट पे ट्रेन चलाई गई, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमारे पास आज से करीब 6 महीने पहले यूके और पोर्तुगल से कुछ एनआरआईज लोगों ने हमें अप्रोच किया कि नहीं, हम लोग भी रामायण सर्किट पे आके देखना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी, तो इस सर्किट को कवर करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी योजना बनी और वो चाहते थे कि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसके बाद वो इस पे ट्रैवल करें। तो इस तरह से ये 4 फरवरी का दिन तय हुआ कि ये सर्किट चलाया जाएगा। तो ये 19 डेज का पूरा ट्रिप है और इसमें कुल 122 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, और जिसमें से कि 60 लोग यूके से हैं और 52 लोग पोर्तुगल से हैं और कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो गुजरात में उनके रिलेटिव हैं, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 122 पैसेंजर आज यहाँ ये ट्रेन लेके रवाना होगी। और जो यात्री भी इसमें चल रहे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गुजराती पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बन रहा है। गट्टे की सब्जी और सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। हमारे पास देखिए स्पेशली हमारे शेफ हैं जो कि गुजराती टेस्ट का खाना बनाएंगे, और ये मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट के हिसाब से ये किचन बना हुआ है, तो हर तरह का खाना यहाँ बनाया जा सकता है। और यहाँ पे फ्रीजर है और इसके अलावा बॉयलर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। किचन डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि 200 लोगों का खाना इसमें बड़े आराम से बनता है और लोगों को सर्व किया जाता है। कि 19 दिन की यात्रा है, तो कोई भी असुविधा ना हो, हर चीज जो है वो साफ सफाई से रहे, इसका ध्यान जो है भारतीय रेलवे ने रखा है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि जो एस्थेटिक्स है, क्योंकि राम यात्रा है, रामायण यात्रा है, इसलिए जो पेंटिंग्स भी लगाई गई है वो उसी तरीके की लगाई गई है। देखिए ये कोचेज में फर्स्ट एसी का ये कोच है, और आप देख सकते हैं ये कोचेज में अलग से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो लिनन है, वो जो स्टार होटल्स की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन की गई है। रामलला के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा नसीब अच्छा है। अच्छा लगा, सिर्फ यही बहुत अच्छा लगा। ओके, बस यही। तैयारी पूरी कर ली है और अब भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राम के पास हमको भरोसा है, वो हमको सही सलामत पहुंचाएंगे और सही सलामत लाएंगे। जय श्री राम। एक असर है। Our generation is very fortunate. After the fight for 500 years, we have got this opportunity. हाँ, ये हम अपना जो ये जनरेशन है इतना लकी है कि 500 वर्ष की संग्रह के पश्चात ये अपने को एक अवसर मिला है कि राम इतना भव्य मंदिर बन रहा है और हम उसको देख पाए हैं। जय श्री राम।
और क्या कह सकते हैं। जय श्री राम। ये जो भाई ने कहा 500 साल की हमारी जो इंतजारी है और भगवा सब जगह पे ले रहा है। अरे वाह। इस ट्रेन की भी हम आपको खास बात बता दें, 14 बग्गियां हैं इसमें। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी के डब्बे हैं, 2 रेस्टोरेंट है जो यात्रियों को लगातार खाना परोसेंगे, उनके मनपसंद खाना परोसेंगे। उसके साथ साथ 2 डॉक्टर भी 19 दिनों की यात्रा पे इन यात्रियों के साथ निकलेंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से जो कर्मचारी हैं लगातार सफाई का ध्यान रखेंगे और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगाए गए हैं। लगातार जो है राम भजन इस ट्रेन में बजते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ अनामिका गौड़। भक्ति के ऐसे ही सुनहरे रंग ब्राजील में भी देखने को मिले। ब्राजील में रियो कार्निवल का आगाज हो गया। ये ट्रेडिशनल कार्निवल हर साल फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर हजारों लोग डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम और हेड ड्रेसेस में नजर आए और इस बीच श्री कृष्ण के रंग में रंगे लोग भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज साल 2024-25 का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी विधानसभा में ये बजट पेश किया। बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है। अयोध्या पर खास फोकस किया गया है। अयोध्या और वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ देने का प्रावधान है। अयोध्या नगरी के विकास के लिए 100 करोड़, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ और प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए करीब 1750 करोड़ का बजट रखा गया है। वर्ष 2023 में संपन्न ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में संगठित अपराध का